मुंबई अंडरवर्ल्ड, करीम लाला से दाऊद इब्राहिम और मनिया सुरवे का पहला एनकाउंटर। मुंबई का अंडरवर्ल्ड 1980 का दशक शुरू होने तक एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चलता था। इस दौर के प्रमुख डॉन्स में करीम लाला, असली नाम शेर खान, और हाजी मस्तान थे। करीम लाला का गैंग, जिसे उनके उपनाम खान की वजह से पठान गैंग के नाम से जाना जाता था, पूरी मुंबई में अपना दबदबा रखता था। उस जमाने के डॉन आपस में समझौता करके अलग अलग इलाकों में काम करते थे और अनावश्यक खून खराबे से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन 80 के दशक में सब कुछ बदल गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब साबिर कासकर ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। वह दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। कासकर और दाऊद इब्राहिम का तरीका पुराने डॉन्स से एकदम अलग था। उनका सिद्धांत था कि दूसरे गैंग से आगे निकलने के लिए उनसे लड़ना और उन्हें खत्म करना जरूरी है, न कि समझौता करना। इस नए आक्रामक रवैये ने पुराने पठान गैंग और नए कास्कर परिवार के बीच तनाव पैदा कर दिया। हाजी मस्तान जैसे वरिष्ठ डॉन ने बीच बचाव करके दोनों गुटों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। कहा जाता है कि एक बार दाऊद इब्राहिम को उठवाकर करीम लाला के सामने पेश किया गया, जहां करीम लाला ने उसकी खूब पिटाई की। हालांकि बाद में समझौता हो गया, लेकिन पठान गैंग अंदर ही अंदर दाऊद के बढ़ते दबदबे से नाखुश था और उसे सबक सिखाना चाहता था। इसी दौरान कहानी में एक तीसरे और निर्णायक किरदार का प्रवेश हुआ, मनोहर अर्जुन सुरवे। सुरवे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। पढ़ाई के लिए वह मुंबई अपने ताऊ ताई के पास आ गया और उसने कीर्ति कॉलेज में बीए में दाखिला लिया। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने 76% अंकों के साथ डिग्री पूरी की। हालांकि उसका रुझान अपने एक सौतेले भाई की वजह से अपराध की दुनिया की ओर हो गया था। कॉलेज के दिनों में ही उसने अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया था। मनिया गैंग के साथ एक लड़ाई के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिसके मुकदमे में मनोहर सुरवे, उसके भाई और एक दोस्त को उम्र कैद, जो उस जमाने में 14 साल हुआ करती थी, की सजा सुनाई गई। उन्हें पहले पुणे की यरवदा जेल भेजा गया, लेकिन वहां दूसरे गैंग से लगातार मारपीट और फसाद होने पर मनिया को रत्नागिरी जेल ट्रांसफर कर दिया गया। 9 साल बाद उसे एक दिन मौका मिला और वह जेल से फरार होकर सीधे मुंबई आ गया। मुंबई लौटकर मनिया सुरवे, अब उसके दोस्त उसे इसी नाम से बुलाते थे, ने अपना गैंग दोबारा बनाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त तक अंडरवर्ल्ड धार्मिक आधार पर बन चुका था। उसने दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसे जगह नहीं मिली। पठान गैंग में भी उसकी कोई पैठ नहीं बन सकी। उसके बाद उसने अपना गैंग बनाया और उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए। बैंक लूटे, खजाना लूटा, गाड़ियां चुराईं और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में होने लगा। इधर पठान गैंग दाऊद इब्राहिम को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन हाजी मस्तान के कारण सीधी लड़ाई मुमकिन नहीं थी। इसलिए पठान गैंग एक नए, बहादुर और भूखे गैंगस्टर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। किसी जानकार ने पठान बंधुओं की मनिया सुरवे से मुलाकात करवाई और मनिया को दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर को मारने के लिए तैयार कर लिया। मनिया के लिए भी यह मुंबई की अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने का सबसे बड़ा मौका लगा, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। मनिया ने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसका सपना मुंबई पर राज करने की थी। इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। दिनांक 11 फरवरी 1981 की रात सिद्धिविनायक मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप पर अंजाम दिए गए इस मिशन की रेकी मनिया गैंग के द्वारा पहले ही कर ली गई थी। पता चला था कि साबिर कासकर रात को वहां अक्सर पेट्रोल भरवाने आता था। मनिया सुरवे अपने लोगों के साथ 2 कारों में पहले से उस रात वहां मौजूद था। जैसे ही साबिर कासकर की गाड़ी पेट्रोल पंप पर आई, मनिया सुरवे और उसके साथियों ने साबिर कासकर को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। अचानक हुए हमले में साबिर कासकर की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मनिया सुरवे अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। यह हत्या अगले दिन मुंबई के सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। दाऊद का पहला शक पठान गैंग पर गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि यह काम मनिया सुरवे नाम के एक नए गैंगस्टर ने किया है। इस घटना ने मनिया सुरवे और दाऊद इब्राहिम के बीच सीधी दुश्मनी की नींव रख दी। इस हत्या के बाद मनिया सुरवे का कद बहुत बढ़ गया और वह और भी बड़े बड़े अपराध करने लगा, यहां तक कि उसने पुलिस वालों पर भी कई हमला किया। धीरे धीरे उसके गैंग ने पठान गैंग और दाऊद गैंग को भी चुनौती देना शुरू कर दिया, जिससे दोनों ही बौखला गए।
मनिया सुरवे के उभार ने मुंबई पुलिस के सामने एक नई बड़ी समस्या खड़ी कर दी। पहले से ही पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच चल रहे गैंग वॉर से शहर में खून खराबा हो रहा था, जिससे पुलिस की काफी बदनामी हो रही थी। अब मनिया सुरवे का गैंग तीसरा खतरा बन गया था। पुलिस ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, अब इन गैंग्स का एक एक करके सफाया जरूरी है। इसी प्लान के तहत पुलिस ने सबसे पहले मनिया सुरवे जैसे खतरनाक अपराधी को एनकाउंटर करके खत्म करना जरूरी समझकर प्लानिंग शुरू कर दी। इसके लिए एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई क्राइम ब्रांच के अफसर ईसाक बागवान कर रहे थे। पुलिस ने मनिया सुरवे के गैंग के एक एक सदस्य को पकड़ना या ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मनिया सुरवे स्वयं बहुत चालाक और खतरनाक साबित हो रहा था। वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। वह मुंबई से भाग गया, फिर कुछ समय बाद वापस आ गया और मुंबई में अलग अलग जगहों पर छिपता रहा। वह इतना खतरनाक था कि पुलिस पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाता था। वो कई बार फंसने पर पुलिस टीम पर भी गोलियां चलाकर बचा था। इस बीच दाऊद इब्राहिम के लिए अपने भाई के हत्यारे से बदला लेना सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। इसके लिए दाऊद ने पठान गैंग के दर्जनों लोगों को मार डाला, जिस पर भी उसे शक था कि वे उसके भाई की हत्या में शामिल थे। सबको चुन चुनकर ठिकाना लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन असली हत्यारा मनिया सुरवे अभी भी उसके हाथ नहीं लग रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त दाऊद की मुंबई पुलिस में कुछ हद तक सांठ-गांठ थी, क्योंकि पुलिस पठान गैंग के दबदबे को कम करने के लिए दाऊद गैंग को प्रोत्साहित कर रही थी। 11 जनवरी 1982 को दाऊद के ही एक खास गुर्गे ने पुलिस की एनकाउंटर टीम को ठोस सूचना दी। उसने बताया कि मनिया सुरवे दोपहर करीब 1:30 पर वड़ाला इलाके में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड की पहचान तब तक पुलिस को नहीं थी, लेकिन इस मुखबिर को सब कुछ पता था। मुखबिर भी शायद वरदराजन ही था। मनिया जिस गाड़ी में आने वाला था, वो भी वरदराजन की ही थी। इस सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की 18 सशस्त्र अफसरों वाली टीम ने अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के आसपास घात लगा दी थी। ठीक 1:30 के आसपास मनिया सुरवे एक कार से उतरा, जो वरदराजन की थी। उसने सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों को देख भी लिया और समझ गया कि मुसीबत आ गई है। उसने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, ईसाक बागवान और उनके साथियों ने उस पर गोलियां दाग दीं। 5 गोलियां उसके सीने में और एक गोली उसकी गर्दन में लगी थी। मनिया सुरवे वहीं घायल होकर गिर पड़ा। उसे पुलिस की गाड़ी में डालकर नजदीकी अस्पताल ले जाने का शायद नाटक भी किया गया। हालांकि अस्पताल महज 10-12 मिनट की दूरी पर था, लेकिन कहते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर 30 मिनट तक उस गाड़ी को धीरे धीरे चलवाकर और आसपास चक्कर लगवाकर उधर ही घूमती रही। ऐसा माना जाता है कि पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मनिया सुरवे रास्ते में ही अपनी आखिरी सांस ले ले और अस्पताल तक जिंदा न पहुंचे और वह कभी कोर्ट में अपनी असली कहानी न कह सके। इसीलिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक वह मर चुका था। 11 जनवरी 1982 को हुई यह घटना मुंबई पुलिस का पहला आधिकारिक एनकाउंटर मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे अंजाम देने में दाऊद इब्राहिम की सहभागिता एक अहम कारक थी। मनिया सुरवे के खात्मे से सबसे ज्यादा फायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ। एक तो उसके बड़े भाई की मौत का बदला पूरा हुआ और दूसरे उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी करीम लाला कमजोर भी हुआ और मनिया का अंत हो गया। इसके बाद दाऊद ने पठान गैंग को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया। उसने करीम लाला के छोटे भाई को भी मार डाला, जिससे दुश्मनी और भी भड़क गई। 1980 का दशक मुंबई की सड़कों पर रोजाना होने वाले गैंग वॉर, खून खराबा और पुलिस एनकाउंटर का गवाह बना। पुलिस और दाऊद के प्रयास से धीरे धीरे पठान गैंग का दबदबा खत्म हो गया। करीम लाला की भी 2002 में लगभग 90 साल की उम्र में प्राकृतिक मौत हो गई। उससे पहले ही उसका साम्राज्य समाप्त हो चुका था। 1973 तक दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था। 1973 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उसकी संलिप्तता थी। उससे से ठीक पहले या ठीक बाद में वह मुंबई शहर छोड़कर भाग गया और आज तक भारतीय कानून की पकड़ से बाहर है। लेकिन मनिया सुरवे का एनकाउंटर मुंबई पुलिस के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इसने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक नई प्रजाति को जन्म दिया, जिनमें दया नायक जैसे नाम सबसे प्रमुख हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि किसी भी खतरनाक अपराधी को अदालत के बाहर भी ठिकाने लगाया जा सकता है। इसके बाद मुंबई में एनकाउंटर का एक दौर चल पड़ी।
जिसने अंडरवर्ल्ड पर काफी हद तक काबू पाने में मदद की। लेकिन इसकी नैतिकता और कानूनी पहलू पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। ये कहानी न सिर्फ मुंबई के पहले एनकाउंटर की है, बल्कि उस ऐतिहासिक परिवर्तन की भी है जिसने एक पुराने, सम्मान वाले अंडरवर्ल्ड को एक खूनी और बेरहम अंडरवर्ल्ड में बदल दिया था, जिसकी नींव पर दाऊद इब्राहिम जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी का साम्राज्य खड़ा हुआ। और मनिया के एनकाउंटर के बाद पुलिस को एक नई राह भी मिल गई, जिसने अंततः मुंबई से अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। अगली कहानी आपके सामने जल्द ही